हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत छोटा चैप्टर है, आसान भी है। मान लीजिए मेरे पास एक फलन है f ऑफ x, इसका ग्राफ खींचूं तो कुछ इस प्रकार मिला। ग्राफ से किसी प्रकार की हो सकती है, मानो वो इस प्रकार की है। इसके ग्राफ के बिंदु A के संगत x अक्ष पर पॉइंट है A और पॉइंट B के संगत है x अक्ष पर पॉइंट x इक्वल टू B। x अक्ष और ये y x। हम देख सकते हैं कि जो फलन दिया है उसका ग्राफ x बराबर A से x बराबर B तक कंटिन्यूअस है, संतत है, यानी फलन f ऑफ x अंतराल a b में संतत है, कहीं पर टूटा नहीं। ये नहीं कहीं पर ब्रेक आ गया, ब्रेक मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अंतराल a b में कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए। तो लिखेंगे माना फलन f ऑफ x बंद अंतराल a b में परिभाषित संतत फलन है, तथा इस फलन f ऑफ x का प्रति अवकलज φx है। अगर मैं इस फलन f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव निकालूं, प्रति अवकलज निकालूं, तो एक अन्य फलन मिलेगा, माना वो क्या है? φx। इसी को मैं ये भी कह सकता हूं, अर्थात इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू φx। तो अंतराल a b पर, तो अंतराल a b पर फलन f ऑफ x का निश्चित समाकलन में क्या करना चाहता हूं, इसको लिखेंगे कई ढंग से। f ऑफ x लिखिए फंक्शन, इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष ओवर इंटरवल a b, a को नीचे और b को ऊपर, बाएं वाली संख्या को नीचे और दाएं वाली संख्या को ऊपर। तो ये प्रदर्शित करता है अंतराल a b पर फलन का निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिमिट समाकलन की सीमा निश्चित कर दी गई है। अगर ये सीमा a टू b नहीं लिखते तो ये अनिश्चित समाकलन होता, ये होता। सीमा लिख दी गई तो बन जाएगा निश्चित समाकलन। इसका मान निकलेगा कैसे? इस निश्चित समाकलन f ऑफ x फ्रॉम a टू b ज्ञात करने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका एंटी डेरिवेटिव। क्या है वो? φx। हमने माना है f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव φx है। फिर x बराबर b पर फाई का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? फाई b।
माइनस लगाएंगे, x बराबर a पर फाई का मान, फलन का मान फाई a। तो इस फलन एफ ऑफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव की सहायता से ये डेफिनेट इंटीग्रल निकाला जाएगा। लेकिन इससे इसको प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसे कहाँ लिखूं? इसको लिखने का तरीका बनाया हमने, एक स्टेप यहाँ और डाल देंगे। एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइव एक्स, और इसे ब्रैकेट में बंद करके इस संख्या a को नीचे की तरफ दाईं ओर लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को इसके ऊपर की तरफ दाईं ओर लिखेंगे। ये कोई गणितीय संक्रिया नहीं है, ये केवल अपनी सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्था है। क्या करते हैं हम? फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे और a को यहाँ b को यहाँ लिखेंगे। और अब पहले मैं b पर फलन का मान निकालूंगा, माइनस a पर फलन का मान, ये लिखा जाएगा। तो ये जो आया है एक संख्या है, इसी को हम फंक्शन ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर इंटरवल ए बी कहते हैं। यहां पर दो संख्याएं व्यक्त हुई हैं, a और b। a तथा b को हम समाकलन की सीमा कहते हैं। a और b क्या बनाते हैं मिलकर के? समाकलन की सीमा। और इसमें जो a है इसको निम्न सीमा तथा ऊपर वाली संख्या b को उच्च सीमा कहते हैं। और ए बी से जो इंटरवल बन रहा है a टू b, क्लोज इंटरवल ए बी, अंतराल ए बी को समाकलन अंतराल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी फलन एफ ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द लिमिट a to b is given by phi b minus phi a, where phi is antiderivative of function of x। अब जब मैंने इस डेफिनेट इंटीग्रल को निकाला तो एक सवाल उठता है कि एंटी डेरिवेटिव लिखते समय हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा। किसी छात्र के दिमाग में सवाल उठ सकता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि जब भी किसी फलन का समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ा जाता है, लेकिन हमने तो जोड़ा ही नहीं। अगर जोड़े हैं तो क्या होगा देखते हैं। यानी यदि फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या ले रहा हूं मैं? 5x प्लस सी विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो इसका मान क्या आ रहा है? किसका? फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर इंटरवल a b। इसको लिखने के लिए पहला स्टेप क्या है? इसका एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ 5x लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5x प्लस सी। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट ट्रांसफर कर देंगे a टू b। ये b क्या है? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसका मान पहले b पर निकालेंगे, यानी x बराबर b रख के निकालेंगे। कितना आएगा? x के स्थान पर b लिखा, 5b प्लस सी। फिर माइनस x के स्थान पर a लिख कर निकालेंगे, 5
ए माइनस सी प्लस सी, हल करिए, 5b प्लस सी माइनस 5a माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा 5b माइनस 5a। अब आप देख रहे हैं जब एंटी डेरिवेटिव के साथ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया था तो आंसर आया था 5b माइनस 5a, और जब मैं एंटी डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो भी आंसर वही आ रहा है। यानी मैं c को जोड़ूं या न जोड़ूं डेफिनेट इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेट इंटीग्रल निकालते समय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ोगे तब भी ठीक है, नहीं जोड़ोगे तब भी ठीक है, आंसर वही आता है। तो हम क्यों जोड़े, फालतू मेहनत नहीं करेंगे। ठीक, मिटाते हैं इसको, नोट कर ले। जो निश्चित समाकलन हम निकालते हैं, हमने यहाँ डिफरेंशियल की सहायता से निकाला है, अनिश्चित समाकलन से निकाला है। इस निश्चित समाकलन को हम योगफल की सीमा के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एक लंबा और थोड़ा टिपिकल प्रोसीजर है। अब वह तरीका इससे सैकड़ों वर्षों पहले निकल चुका था, ये बाद में आया डिफरेंशियल कैलकुलस का आविष्कार होने के बाद। अब निश्चित समाकलन ज्यामितीय रूप से किसको प्रकट करता है ये देखना चाहते हैं। मान लीजिए, चलिए हम निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। कोई फंक्शन था f ऑफ x जिसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b विद रिस्पेक्ट टू x। ये निश्चित समाकलन है और ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है। ज्योमेट्रिकली दोनों में क्या अंतर है? अनिश्चित समाकलन किसको शो करता है? फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ये होगा, फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ये है, जो इधर आगे तक जा रहा है, इधर भी आगे तक जा रहा है, कहीं तक भी जा सकता है। तो यह निश्चित समाकलन प्रदर्शित करता है इसके को निरूपित करने वाले वक्र और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल को। यह निश्चित समाकलन फंक्शन से प्रदर्शित होने वाले वक्र और x अक्ष के बीच के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यानी इस क्षेत्रफल की ऊपर की तरफ सीमा fx से निर्धारित हो रही है, इसके वक्र से निर्धारित हो रही है, और नीचे की सीमा x अक्ष से निर्धारित हो रही है। लेकिन ये पता नहीं है मुझे कि क्षेत्रफल बाईं ओर कहाँ से शुरू हो रहा है और दाईं ओर कहाँ जाकर खत्म हो रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है, इसीलिए इसको हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अगर फलन के वक्र या फलन से निरूपित वक्र और x अक्ष के बीच के क्षेत्रफल की बाईं ओर की सीमा मैं कहूं यहां से है शुरू और दाईं ओर की सीमा यहां तक है, इस सीमा को कहूंगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ये क्या है, फलन f(x) का ग्राफ। तो निश्चित समाकलन इंटीग्रल of f of x with respect to x over the limit a to b इस सीमित क्षेत्रफल
को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जब ये बाईं ओर की सीमा ये लाइन नहीं थी, तब इधर की सीमा का पता नहीं था, इधर की सीमा का पता नहीं था, तो उसे हम अनिश्चित समाकलन कहते थे। और जब क्षेत्र की बाईं और दाईं सीमा निश्चित कर दी x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से, तो फिर बन गया ये डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल वास्तव में किसको शो करता है? वक्र y इज इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx x अक्ष कोमा x अक्ष, और ये लाइन 40 कैपिटल से 40 x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b से घिरे क्षेत्र a b and n, a b m n का क्षेत्र। तो निश्चित समाकलन फलन का फ्रॉम द लिमिट a टू b, फलन को निरूपित करने वाले वक्र x अक्ष और x बराबर a तथा x बराबर b के बीच के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं, इस पर आधारित प्रश्न है। मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर इंटरवल 2 3। क्या है? 2 से 3 तक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इसका इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है एक्स की घात एक बढ़ जाएगी 2 + 1 3 और बटा 3। जानते हो बहुत सिंपल इंटीग्रल है। पावर फॉर्मूले के अनुसार एक्स की घात एक बढ़ेगी और नीचे उतनी घात आ जाएगी। हो गया इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लोअर लिमिट 2 को यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिख देंगे। और अब निकालेंगे हम x बराबर 3 पर इसका मान माइनस x बराबर 2 पर इस फलन का मान। ये हमारा 5x है। तो कैसे निकलेगा? x के स्थान पर 3 लिखिए, इसकी घात 3 बटा 3 माइनस अपने दशमलव लगाएंगे सूत्र के अनुसार। x के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 की घात 3 बटा 3। कितना हो रहा है? 3 की घात 3, 3 क्या 9 क्या 27 बटा 3। ऋण 2 की घात 3 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा 3। कितना आ गया? 27 × 8 19 बटा 3। तो इस डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू आई 19 बटा 3, जो एक संख्या है। इसी को कैलकुलेशन करते समय तरीका और अपना सकते हैं हम अपनी सुविधा अनुसार। अगर हमें निकालना था एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2 to 3, तो पहले मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा x³ / 3 आगे, फिर लिमिट ट्रांसफर की मैंने 2 और 3। अब यहाँ में सीधे ऐसे कैलकुलेशन की थी जैसे था। ये कांस्टेंट 1/3 है, इसको चाहूं तो ब्रैकेट से बाहर लिख सकता हूँ। मैं इस कांस्टेंट 1/3 को बाहर लिख सकता हूँ 1/3 और ये रह जाएगा x की घात 3 और लिमिट है 2 to 3। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 1/3 यहाँ पर
x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, x के स्थान पर 3 की घात 3 ऋण x के स्थान पर लोअर लिमिट 2 की घात 3, ठीक, और बराबर 1/3। 3 की घात 3 का मान कितना हुआ, 3 के 9 या 27, 2 की घात 3 का मान 2 दिन 4 दूनी 8, 27 से 4 19/3, 19 से कम 19। चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, कई बार ऐसे लिखने में सुविधा लगती है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब आप एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 7.9।